यात्रा के लिए सुरक्षित जोशीमठ तैयार, सीएम धामी ने दिखाई औली मैराथन को हरी झंडी, कहा अब हालात सामान्य। लैंड जिहाद को लेकर सीएम धामी का सख्त रुख, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों को किया आगाह, कहा ऐसे लोग स्वयं या तो अवैध निर्माण हटा दें या तो कार्रवाई निश्चित। हरक सिंह रावत के खिलाफ एक बार फिर खुला मोर्चा, लैंसडाउन से भाजपा विधायक दिलीप रावत ने खोला मोर्चा, तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत ने भ्रष्टाचार किया था। केदारनाथ को लेकर इस वर्ष भी खासा उत्साह, बुकिंग खुलते ही बिके 30 अप्रैल तक के टिकट। (256) स्कूलों में छापे, 22 को नोटिस, महंगी किताबों की शिकायत पर शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में 35 नए मरीज आए सामने, कोरोना संक्रमण की 119 मामलों की हुई पुष्टि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है, मैं हूं मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। खबर हल्द्वानी से है। मुखानी थाना क्षेत्र में मिला महिला का शव। आपको बता दें, मुकुल विहार में दीवार में लगे एंगल से लटका मिला ये शव। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। तो मुकुल विहार में दीवार में लगे हैंगर से लटका मिला शव। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची मुखानी थाना पुलिस। मृतक महिला की अब तक नहीं हुई है शिनाख्त। तो मुकुल विहार में दीवार में लगे एंगल से लटका मिला महिला का शव। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची मुखानी थाना पुलिस। आपको बता दें, मृतक महिला की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो हल्द्वानी से अहम खबर, मुखानी थाना क्षेत्र में मिला अज्ञात महिला का शव। मुकुल विहार में दीवार में लगे एंगल से लटका मिला यह शव। आपको बता दें, सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची मुखानी थाना पुलिस। मृतक महिला की अब तक नहीं हो पाई है शिनाख्त। अब बात अगली खबर की। चारधाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल यात्रा के लिए होटल गेस्ट हाउस में बुकिंग करा चुके यात्रियों के लिए चारधाम यात्रा की बुकिंग के लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है। पर्यटन विकास परिषद के देहरादून मुख्यालय में चारधाम यात्रियों और यात्रा रूट के होटल संचालकों के लिए 15 लाइन का कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। कई यात्री ऐसे भी हैं जिन्होंने चारधाम यात्रा के लिए होटल बुकिंग करवा ली है, लेकिन उन्हें वेब पोर्टल अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण नहीं मिल पा रहा है। ऐसे यात्रियों के लिए नया टोल फ्री नंबर 1364 जारी किया गया है। यह सुविधा उन होटल स्वामियों को भी दी जा रही है जिनके ग्राहकों को पंजीकरण नहीं मिल पाया है। अपनी होटल बुकिंग की डिटेल ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मेल आईडी दी हुई है। तो आपको बता दें, ये मेल आईडी के माध्यम से आप अपनी रजिस्ट्रेशन संबंधी चीज़ों को मेल भी कर सकते हैं। अब बात अगली खबर की। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान में चकराता से विधायक प्रीतम सिंह ने के न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राज्य के विभिन्न विषय को लेकर केंद्र व राज्य की सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रीतम सिंह ने खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में चुनाव से पहले एक बार फिर अवैध मजारों पर घमासान छिड़ गया है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में अवैध मजारों को ध्वस्त करने का ऐलान किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने लैंड जिहाद को लेकर भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जो भी लोग अवैध अतिक्रमण के पीछे लगे हुए हैं
वो खुद ही अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले सामने आ रहे हैं। कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून पर विश्वास करने वाले लोग हैं। जो भी अतिक्रमण है, हमने उनसे कहा है अतिक्रमण करवाने के पीछे जो लोग भी हैं वो स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटा लें, उस पर पीछे हट जाएं, अन्यथा सरकार उस पर सख्ती से काम करेगी। क्योंकि हमारा तुष्टीकरण करने का उद्देश्य नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती जो अतिक्रमण है, कब्जेबाजी है, इसको हम निश्चित रूप से हटाएंगे। इसके पीछे अब एक जना पूछोगे तो बताओ। लैंड जिहाद चाहे जिस स्तर पर भी होगा, चाहे वो वन विभाग पर होगा, PWD पर होगा, राजस्व विभाग की जमीन पर होगा, सिंचाई विभाग की जमीन पर होगा, जहां पर भी अतिक्रमण होगा उस अतिक्रमण को हमने कहा है कि स्वतः ही हटा लें। ये जिहाद, लैंड जिहाद किसी तरह से भी उत्तराखंड के अंदर नहीं चलेगा। को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये कोई नई बात थोड़ी है। जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो हमेशा जब जब देश के अंदर या प्रदेशों के अंदर चुनाव होते हैं तो सांप्रदायिक सौहार्द को समाप्त करने का काम करते हैं, भाई से भाई को लड़ाने का काम करते हैं, और जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो फिर वो मौन हो जाते हैं। तो ये जो उन्माद फैलाने की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसे देश के लोग समझ चुके हैं। बड़ा सवाल ये है कि सीएम धामी को ये क्यों कहना पड़ा है? आखिर वन विभाग जिसकी जमीनों पर अवैध मजारी बन रही है, वन विभाग कहाँ से हुआ? वन विभाग, सीएम धामी को तो वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ, जो संबंधित वहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश देने चाहिए थे कि आखिर वन विभाग की जमीनों पे मजारे बन कैसे हैं। और अगर सीएम धामी को ये बात कहनी पड़ रही है तो इसके कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने, लोकसभा चुनाव आने वाले और पूरे समाज को, क्योंकि 85% यहाँ पे हिंदू आबादी है, इसलिए हिंदू आबादी को ध्रुवीकरण करने के लिए अगर ये बयान है तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए। और सरकार को चाहिए कि चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, चाहे कोई भी धार्मिक स्थल क्यों ना हो, चाहे कोई भी दुकान या प्राइवेट संस्थान ही क्यों ना हो, अगर वो वन विभाग की ज़मीनों पे है तो उसे तत्काल हटाया जाना चाहिए। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, एक और वन विभाग की ज़मीनों पे फॉरेस्ट के ही विभाग के तमाम बड़े बड़े IAS अफसरों के रिजॉर्ट हैं, बंगले हैं, फॉरेस्ट की ज़मीनों पर कब्जा है। और भाजपा सरकार के ही तमाम जो लोग हैं, नेता हैं, वो अवैध कटान में लिप्त हैं। देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलते हैं और दिल्ली वाले जिस तरफ अपनी नज़रें उठाते हैं तो मुख्यमंत्री भी उसी तरफ जो है अपना काम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले ये कहा गया कि साहब इतिहास की किताब से जो पाठ्यक्रम में है मुगलों का इतिहास, उसको हटाया जाएगा। अब लैंड जिहाद की बात करके अवैध मज़ारों को हटाने की बात है। अवैध अतिक्रमण तो सब हटाया जाना चाहिए, उसका स्वागत है, लेकिन सरकार उस काम को ईमानदारी से करे, जिम्मेदारी से करे। और इस ढंग से अगर सगुफे छोड़ करके वो ये कहते हैं कि साहब हम लैंड जिहाद के नाम पर अवैध मजार हटाएंगे, लेकिन हम जंगली जानवरों से किसानों को राहत नहीं दिलाएंगे, उस पर मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ के जंगलों में दुर्लभ औषधियों का खजाना है, लेकिन इन दिनों उत्तराखंड के जंगल किसी और वजह से चर्चा में हैं। उत्तराखंड के वन विभाग तक की जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। नैनीताल के रामनगर में बना जिम कॉर्बेट भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय पार्कों में से एक है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कारण ये हमेशा से पर्यटकों की पसंदीदा जगह रही है। हालांकि यह जिम कॉर्बेट में भी अवैध मजार है। इस जगह मजार होने का मतलब ये है कि यहाँ लोगों की भीड़ भी जुटती होगी। हालांकि
सवाल ये है कि टाइगर रिजर्व के इस प्रतिबंधित क्षेत्र में मजार और मजार पर भीड़ जुटाने की इजाजत कैसे दी गई? 40 साल पुराना मजार है साहब ये। और हमारे जो माता जी पिताजी और यहाँ सेवा में लगे रहते हैं हम लोग इनके शेर अली बाबा का, और ये कॉर्बेट एरिया है, समझ गए। और रामनगर मंडी में लखनपुर चुंगी से ऊपर है, समझ गए। और यहाँ सभी धर्मों के लोग बाग आते हैं। यहाँ कोई जात और बेजात का कोई वो नहीं होता है। यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं और अपनी श्रद्धा से यहाँ मनोकामना लेके जाते हैं यहाँ से, छबली बाबा से, समझ गए। और सबकी मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ हमारे मुरादाबाद, दिल्ली, बरेली, हल्द्वानी और रानीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर सभी धर्मों के लोग आते हैं और सभी लोग मानते भी हैं यहाँ पर। देखिए, किस चैनल ने किस मज़ार के बारे में दिखाया ये तो खैर मुझे जानकारी में नहीं है, लेकिन जहाँ तक बात इसकी थपली वाले मज़ार की बात आती है तो लगभग 44 साल तो मुझे भी रामनगर में हो गए। मैं जब पैदाइशी रामनगर से हूँ, तब से मैंने मतलब जब हम थोड़ा होश समाज सिंह को देखते हुए आ रहे हैं यहाँ पे। और जैसे कि ये मज़ार शेर अली बाबा के नाम से उनकी मज़ार कहलाती है और लगभग 140 साल या 150 साल पुरानी की मज़ार है यहाँ पे। और इस मज़ार का तो खैर सबसे ये रामनगर की एक ऐसी मज़ार है जिसमें हिंदू और मुस्लिम सभी धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं। और ख़ास तौर से मैं तो बचपन से देखा है यहाँ के कि पर्वतीय समुदाय के काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, हमेशा हर बृहस्पतिवार के दिन भी यहाँ पे आते हैं। देखिए, कॉर्बेट और रामनगर वन प्रभाग के आसपास 10 से अधिक मज़ारें हैं। अभी इसमें माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है पूरे उत्तराखंड में 1000 मज़ारें ऐसी चिन्हित हुई हैं। इसको एक नाम दिया है जो है मजार जिहाद। तो ये मजार जिहाद है, ये अतिक्रमण इसके नाम पे किया जा रहा है, वन संपदा को लूटा जा रहा है और वन सुरक्षा भी खतरे में है इसको देखते हुए। तो हमारा यही कहना है, रामनगर वासियों की ये मांग है, जितनी भी अवैध ऐसी मजारें हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। कुल मिलाकर चुनाव से पहले राज्य में अवैध मजारों पर घमासान छिड़ गया है। सीएम धामी की माने तो प्रदेश में 1000 से ज्यादा ऐसे स्थान सरकार ने चिन्हित किए हैं जो अनावश्यक रूप से बना दिए गए हैं। ऐसे में सवाल ये है, क्या धामी की चेतावनी का असर अतिक्रमणकारियों पर देखने को मिलेगा? रामनगर से के न्यूज इंडिया के लिए चंद्रसेन कश्यप के साथ उत्तराखंड डेस्क की रिपोर्ट। खबरों में वक्त है अभी एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर चमोली से है। भू धसाव के बाद जोशीमठ अब सुरक्षित हो रहा है और तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। इसी उद्देश्य को लेकर ओली मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिससे सेफ जोशीमठ पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा देने का संदेश दिया जा सके। ओली में आज से रोमांच का सफर शुरू हो गया। सुरक्षित जोशीमठ का संदेश देने के लिए खिलाड़ी दौड़े। सीएम धामी भी इस आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। सुरक्षित जोशीमठ का संदेश देने के लिए ओली में स्काई माउंटेनियरिंग एसोसिएशन और स्काई रनिंग एसोसिएशन उत्तराखंड संयुक्त रूप से राष्ट्रीय स्तर पर स्काई रनिंग और स्काई अल्ट्रा रेस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। रेस बद्रीनाथ हाईवे पर स्थित हनुमान चट्टी से औली तक आयोजित हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ नरसिंह मंदिर परिसर से प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने जोशीमठ पहुंचकर सुरक्षित चारधाम यात्रा का संदेश देते हुए सभी देश व विदेश से आने वाले तीर्थ यात्रियों का उत्तराखंड आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की यात्रा अच्छी रहेगी। जो भी यहाँ के लिए जरूरी है, ये जोशीमठ हमारे लिए प्राथमिकता है और उस प्राथमिकता के आधार पर हम भी काम कर रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी विशेष फोकस उत्तराखंड की धरती से भी है और जोशीमठ का वो स्वयं संज्ञान लिया है। केंद्र भी हमारी लगातार इसमें सहायता के लिए आगे है। बात अगली खबर की। उत्तराखंड में चुनाव से पहले एक बार फिर अवैध मजारों पर घमासान छिड़ गया। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में अवैध मजारों को ध्वस्त करने का ऐलान किया। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने लैंड जिहाद को लेकर भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जो भी लोग अवैध अतिक्रमण के पीछे लगे हुए हैं वो खुद ही अतिक्रमण को हटा लें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मुख्यमंत्री के इस बयान पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि सरकार चुनाव को देखते हुए धार्मिक तुष्टीकरण करने की कोशिश कर रही है।
आप सबका बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। मैं अब माननीय जिस तरह से लगातार कभी लव जिहाद कभी लैंड जिहाद के नाम पर धार्मिक तुष्टीकरण करने का प्रयास चुनाव आते आते करना चाहती है, एक नैरेटिव प्रदेश के अंदर क्रिएट किया जा रहा है एक धर्म और जाति के विरोध में, वो कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति को शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री की समदृष्टि होनी चाहिए, उसके लिए सभी समान होने चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग समुदाय या जाति या पंथ के लोग हों। ऐसे में लगातार उनके द्वारा ये कहा जाना कि हम ध्वस्तीकरण कर रहे हैं, वो भी एक समुदाय विशेष का, वो शोभा नहीं देता। खबर हल्द्वानी से। हल्द्वानी जेल में 44 कैदी HIV संक्रमित मिले हैं। आपको बता दें जिनमें एक महिला कैदी भी HIV पॉजिटिव मिली है। इससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इन सभी कैदियों का हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जेल में HIV संक्रमित कैदियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चिकित्सकों की माने तो HIV संक्रमित मिले अधिकतर कैदी ड्रग एडिक्ट हैं। आपको बता दें कि वर्तमान समय में 1629 पुरुष जबकि 70 महिला कैदी हैं। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में कैदियों के HIV पॉजिटिव पाए जाने के बाद जेल प्रशासन भी अब कैदियों की रूटीन जांच करा रहा है, जिससे समय रहते HIV संक्रमित कैदियों का इलाज हो सके। सुशीला तिवारी अस्पताल के डॉक्टर परमजीत सिंह ने बताया कि HIV मरीजों के लिए ART सेंटर बनाया गया है, जहां संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। बताया कि उनकी टीम द्वारा लगातार जेल में कैदियों की जांच की जाती है और जेल अधीक्षक प्रमोद कुमार ने इस मामले में कुछ भी कहने से मना कर दिया। जेल में एक्चुअल में हमारे ART सेंटर से जो टीम है वो महीने में 2 बार वहाँ पे जाती है। हमारे काउंसलर जाते हैं, लैब टेक्नीशियन जाते हैं, जो वहाँ पे कैदियों को स्क्रीनिंग करते हैं। जो पॉजिटिव आते हैं उनको वहीं पे समुचित इलाज और काउंसलिंग की जाती है उनकी। तो हमारा एक रूटीन प्रोसेस है। वहाँ जो जिस मरीज को भर्ती होने की जरूरत है उसको वहाँ के जो फार्मासिस्ट और डॉक्टर हैं वो रेफर करते हैं, उनको एडमिट किया जाकर एडमिट करके उनका इलाज किया जाता है। रूटीनली वहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है, ट्रीटमेंट उनका वहीं पे स्टार्ट कर दिया जाता है। जेल के अंदर ही टीम यहाँ से जाती है हमारे पास ART सेंटर से। खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं खबरों की। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान में चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह ने के न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राज्य की विभिन्न विषय को लेकर केंद्र और राज्य की सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रीतम सिंह ने खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड समेत देश के अन्य राज्यों में 2024 को लोकसभा के इलेक्शन होने हैं। बीजेपी एक और जहां बूथ स्तर तक अपनी संगठन को मजबूत कर रही है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की क्या कुछ तैयारी है, इसके अलावा भी तमाम अन्य विषय हैं जिसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह इस वक्त हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही धन्यवाद। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार आपके पार्टी के ही नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत करें, कहाँ कांग्रेस पार्टी की तैयारी को पाते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सत्ता में है और सत्ता के माध्यम से वो कुछ लोगों को जो है अपने दल में सम्मिलित कराने का काम कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज आम जन जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछ रहा है कि जो बढ़ती हुई महंगाई है इस पर कब अंकुश लगेगा। बेरोजगार साथी पूछ रहे हैं कि रोजगार नौजवान साथियों को कब मिलेगा। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, कानून व्यवस्था कैसे मजबूत होगी, ये आज प्रदेश के लोग जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछ रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड आपके सामने है। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। किसानों की आय दुगना करने का वादा किया था, लेकिन किसानों की आय दुगना तो बहुत दूर, जो पूर्व में आई थी वो भी आज की तारीख में किसानों की आय नहीं है। गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य में कोई वृद्धि जो है सरकार ने नहीं की है। विकास के कार्य अवरुद्ध हैं। एक विषय हो तो मैं कहूं, और कांग्रेस 2024 के चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन सर, ये जो आपने तमाम बिंदु बताई, ये तो आपने 19 में भी बताया, इससे पहले भी बताया, 2014 के बाद से आप लगातार गिना रहे हैं। लेकिन जब धरातल पर जा रहे हैं तो बीजेपी तो पहले से ज्यादा मैंडेट लेकर के आ रही है और अब एक बार फिर वो 24 के दंगल में नहीं। देखिए, आम जन से जो देश की समस्याएं हैं, जो प्रदेश की मूलभूत समस्याएं हैं, उस ओर हम ध्यान आकर्षित कराने का काम करेंगे। अब ये तो
लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता को तय करना है कि वो जो है किसमें विश्वास व्यक्त करते हैं। क्या आप लोग सही से मैसेज जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं या संगठन की कमजोरी मान रहे हैं? नहीं, देखिए कहीं पर कोई कमजोरी नहीं है। कांग्रेस लगातार जो है जनता के द्वार जा रही है और तमाम विषयों को जो है जनता के सम्मुख रखने का काम कर रही है। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा की है, उस यात्रा को जो समर्थन मिला है वो आपके सामने है। आज सत्ता में बैठे हुए लोग सत्ता का दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो सरकार ने वादे किए थे उन वादों के विपरीत सरकार अगर आचरण करेगी तो हम जनता के पास जाएंगे, जनता के सम्मुख इन तमाम बातों को रखेंगे और मुझे यकीन है, भरोसा है कि 24 में निश्चित रूप से देश में परिवर्तन होगा। 24 की स्थिति क्या देख रहे हैं? हालांकि अभी समय है, क्या प्रीतम सिंह जी एक बार फिर से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं लोकसभा का, और क्या रणनीति आप देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस में व्यक्ति का महत्व नहीं होता है। कांग्रेस में कांग्रेस की विचारधारा और राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा उसको सब लोग स्वीकार करते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं तो पहले भी कह चुका हूं और आज फिर दोहरा रहा हूं कि मैं जो है लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं। क्या ये खटास है, नाराजगी है, मजबूरी है या अंतरात्मा की आवाज? प्रीतम जी, ना ये खटास है, ना मजबूरी है, ना कोई अंतर्द्वंद है। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। जिसको भी हमारा दल टिकट देगा, हम पूरी मजबूती के साथ उनको जिताने के लिए काम करेंगे। आप देख रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी दल है उनके लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन फिलहाल तो आपकी तैयारी उस मोर्चे पर दिखाई नहीं देती है जिस तरीके से सत्ता दल कर रहा है। देखिए, आपको बीजेपी इसलिए दिखाई देती है कि एक तो सरकार में है, दूसरा वो इतना आडंबर करती है जो आपको लगातार दिखाई देता है। कांग्रेस जो है, जो सरकार की विफलताएं हैं उनको लेकर के जन जन तक जाने का काम कर रही है, आम जन से संवाद स्थापित कर रही है और सरकार के जो कृत्य हैं उनके खिलाफ सड़क पर उतर करके संघर्ष करने का काम कर रही है। लेकिन आपके तो प्रभारी जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप खुद उन पर सवाल उठा चुके हैं। कैसे फिर समन्वय स्थापित होगा जब प्रभारी नहीं दिखेंगे तो? नहीं, देखिए, मैंने किन विषयों को लेकर के अपनी बात कही उसको आप इन तमाम विषयों से जोड़ने का काम ना करें। जिसको जो दायित्व दिया है और मैं समझता हूं वो व्यक्ति उस दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करे और राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति पूरी तरीके से जो है समर्पित रहे और जो निर्देश हो उसका पालन करे। और हम राष्ट्रीय नेतृत्व का जो निर्देश होगा, खड़गे जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, उस निर्देश के अनुरूप जो है प्रदेश के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। आपने अभी हाल फिलहाल में एक बयान दिया है प्रभारी जी को कि उन्हें राजनीति का काका नहीं पता। क्या आप इस बयान पे अभी भी देखिए, जो बयान मैंने जिस समय जो परिस्थितियां उसके अनुरूप दिया था, आपने किच्छा विधायक जी के बयान पे आपने दिया था, तो आप ये चीज मानते हैं कि नहीं है उन्हें राजनीति का काका? देखिए, तिलक राज बेहड़ जी हमारे बहुत वरिष्ठतम साथियों में से एक साथी हैं और जब उन्होंने कोई बात कही है तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व उसका संज्ञान मिलेगा, उसका निदान करने का काम भी करेगा। मानते हैं कि गढ़वाल की उपेक्षा, तराई की उपेक्षा ये कहीं ना कहीं संगठन में की गई है, क्योंकि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और इसके अलावा उपनेता प्रतिपक्ष तमाम जो नेता हैं वो कुमाऊं के? नहीं, देखिए, हमने कभी इस तरह की राजनीति नहीं की है। हमने कभी कोई बात इस तरीके से नहीं कही है। नहीं, बेहड़ साहब ने कोई बात कही तो मैंने कहा कि बेहड़ साहब हमारे बहुत वरिष्ठतम साथी हैं, उनको जो अनुभव है उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कोई बात कही है तो राष्ट्रीय नेतृत्व उसका संज्ञान लेगा। तो भाई इस समय जिसको जो जिम्मेदारी मिली है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज से बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो ये थे प्रीतम सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, चक्राता से विधायक है, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर के हमसे बातचीत की। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि 2024 के लोकसभा के इलेक्शन को वो फिलहाल लड़ने नहीं जा रहे हैं और जो तमाम जो पार्टी में जिस तरह की गतिविधि है वो उन्होंने हमारे साथ अपने जो अनुभव है वो साझा किए हैं। मैं अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ अंकित काला, के न्यूज इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।